मुसव्विर के जागने को तो उम्र पड़ी है, जिसकी तस्वीर है वो थक चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनस आर्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला ट्यूटोरियल रहेगा इस तस्वीर के ऊपर, जिस तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी कंधे झुकाए हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है एक स्टिक के सहारे, एक लाठी के सहारे, और उसका रास्ता जो है उसको आगे से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। उस रास्ते में देखिए, ना वो दाएं जा रहा है ना वो बाएं की तरफ जा रहा है, ना आगे उसको कुछ दिख रहा है, वो सिर्फ चल रहा है। इसी एक तस्वुर के साथ, इसी एक ख्याल के साथ ये पेंटिंग को स्टार्ट किया गया है। आइए देखते हैं कि इस पेंटिंग को कैसे बनाया। इसका सबसे पहला जो ख्याल आया वो ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बार मैं इस रोड से जा रहा था सुबह के वक्त, तो मुझे ये रोड काफ़ी सुनसान सा और अच्छा सा लगा। मैंने इसको अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। उस रोड से ही इस पेंटिंग का आइडिया आया। सबसे पहले हम एक अपना जो हमारा पेपर है, पेपर की इन्फॉर्मेशन मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में देता रहूँगा, उस पर हम पेंसिल से सिर्फ गाइडलाइंस बना लेते हैं। ऐसी गाइडलाइंस जो कि हमको जब हम कलर उसमें पेंट करें हमको आइडिया आता रहे। ये जो लाइंस हैं आपकी, ये ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट, बहुत कम प्रेशर के साथ प्रेस करके इन लाइंस को हम बनाते हैं। और ये लाइंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा, इन पे मेहनत भी नहीं करनी चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत इसी पे ही करते रहें। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस हैं जो कि आपको ब्रश जब आप चलाएंगे पेपर के ऊपर, आपको उस टाइम ये गाइड करेंगी कि आपको ब्रश इसके अंदर अंदर रखना है। बाकी इन लाइंस का और कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए किस तरीके से मैं ये लाइंस बना रहा हूँ, और जो उसमें दिख रहा है उसको हल्के हल्के उसका सिर्फ एक एजम्पशंस ले रहा हूँ कि यहाँ पे ये पिलर होना चाहिए, ये रोड यहाँ तक जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लें। इसको बनाने की और भी बहुत सी तरकीब्स होती हैं जो कि हम गाइडलाइंस के थ्रू बनाते हैं। लाइक मैं उसको इंटीग्रेशन प्रोसेस कहता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी तस्वीर अगर आपको बनानी है, 2 फीट और 3 फीट और 5-8 फीट की अगर कोई पेंटिंग बनानी है, उसको हम कैसे उस पर ये गाइडलाइंस बनाएंगे। अभी एक मैं मेरा जो पेपर है ये हाई GSM 300 GSM का पेपर है, एंड ये कोल्ड प्रेस पेपर है। कोल्ड और हॉट प्रेस पेपर क्या होते हैं और पेपर्स कैसे कैसे टाइप के होते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी जो मेरा है ये कोल्ड प्रेस है। कोल्ड प्रेस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। जब आप इस पर वाटर कलर करते हैं उसका टेक्सचर बहुत खूबसूरत आता है निकल के। अभी मेरी गाइडलाइंस चल रही हैं, इसको हम थोड़ा इस स्पीड फॉरवर्ड करते हैं। और अब हम अपने पेपर को अच्छे से वॉश देते हैं। वॉश यानी हम इसको पूरे पेपर को ब्रश की हेल्प से गीला कर लेते हैं। पूरे पेपर को आपको अच्छे से गीला करना है। उसके बाद आप जो उसका पेंट है, पेंट सारे कलर्स उसके नेम्स मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी जो है ये मैं रोड के लिए पेंट कर रहा हूँ। इसमें ये मैं इसको पहला वॉश दे रहा हूँ। इस वॉश पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मतलब अगर वो लाइन से बाहर पेंट निकल जाए उसमें कोई बात है। पहले वॉश में हम ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि हाँ सेकंड और थर्ड जब वॉश हमारा शुरू होगा उसमें हमको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये मैंने इसको पहला वॉश दिया है, और जो सेम कलर
फिर से ही सेम कलर के में ही उसका कॉम्पोजिट कलर को मैं डार्क से, ये देखिए, उस पर मैं फिर से वॉश देता हूँ एक। सो अभी क्या होगा, अभी ये तो वेट है, जब ये ड्राई होना शुरू होगा सो आपको ये उससे ज़्यादा डार्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। वाटर कलर्स में हमेशा याद रखिएगा कि जो कलर्स होते हैं वो पहले लाइट नज़र आते हैं, फिर बाद में डार्क होने शुरू हो जाते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा मेन पॉइंट ये रहता है कि वाटर कलर्स में हमेशा लाइट टू डार्क पेंटिंग की जाती है, यानी पहले लाइट और उसके ऊपर फिर हम डार्क शुरू करते हैं। सो अभी ये देखिए जो रोड है मेरा, इसके ऊपर मैं ये इसको सेकंड वॉश दे रहा हूँ। और इसमें जो स्ट्रोक्स हैं, जो मतलब जो मैं ब्रश की मेरी डायरेक्शन है वो रोड में ही डायरेक्शन में चलाइएगा। और ये जो मेरा टिश्यू पेपर है, इस टिश्यू पेपर से ये देखिए मैं रोड पे से मैं इस पे से जो कलर है वो लिफ्ट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें ऐसा महसूस हो जैसे रोशनी आ रही है, रोशनी पड़ रही है, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है वहाँ पे थोड़ा वाइट कंपैरेटिवली और कलर्स के रहता है। तो मैंने वो कलर लिफ्ट कर लिया। अब ये मैं वॉल्स पर आ गया। अब ये मैं वॉल्स के ऊपर पहला वॉश दे रहा हूँ और उसकी भी स्ट्रोक्स जो हैं ब्रश के वो सेम डायरेक्शन में रखे हैं। ब्रश के स्ट्रोक्स जो हैं वो जो उसकी डायरेक्शन जा रही है उसी डायरेक्शन में रखिएगा। जैसे अभी इसमें मेरे ये वर्टिकल जा रहे हैं तो वर्टिकल में ही रखिएगा, उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स मत लगाइएगा। सेम मैं दूसरी वॉल के लिए काम कर रहा हूँ। और इसको देखिए ये पहला वॉश हो रहा है मेरा अभी, और इस पे मैं ध्यान दे के कर रहा हूँ वॉल के अंदर अंदर जो मेरी जो गाइडलाइंस हैं। और ये देखिए इसमें थोड़ा सा राइट साइड में मैंने कलर छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, जब ये सूखेगा सो जो वॉल हमारी एक्चुअल वॉल होती है उसमें पैचेस पड़े होते हैं, कलर जो धब्बे पड़ जाते हैं, ये वही बिल्कुल इफ़ेक्ट देगा आपको जैसे पुरानी सी कोई दीवार है और इस पर धब्बे पड़े हुए हैं। सो आप चाहें तो पहले वॉश में भी ये इफ़ेक्ट दे सकते हैं और चाहें तो सेकंड वॉश में भी दे सकते हैं। फिर ये देखिए मैं इसमें थोड़े डार्क कलर से उसमें साइड्स में ये हल्के हल्के इसको टचिंग कर रहा हूँ। ये टचिंग इसलिए कर रहा हूँ, उससे जब ये बाद में ये ड्राई होगा सो आपको ये इसका शेडो नज़र आएगा, यानी बीच में जो पिलर्स हैं इन पिलर्स का शेडो होगा। देखिए शेडो जो है वो हमेशा इमेज को 3D बनाता है। अगर शेडो नहीं है तो इमेज कभी भी 3D नहीं बन सकती। सो मैंने अभी ये पहले ही वॉश में उसमें डार्क शेडो दे दिया। ये अब मैंने यहाँ पैलेट रख लिया अपना कलर्स का, ताकि आपको दिखता रहे कि मैं कौन कौन से कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने ट्री की तरफ। सो उसके लिए अभी मैं ग्रीन कलर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो हमेशा याद रखिए कि जो आगे की तरफ हमारे पेड़ होंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कलर थोड़े डार्क रखिएगा और जो दूर के हैं उनको लाइट रखिएगा। सो ये पेड़ के लिए मैंने पहला वॉश देना शुरू कर दिया ये ग्रीन कलर से। और पहले वॉश में आप ज़्यादा ध्यान मत दिएगा, ज़्यादा मतलब आपको एक्यूरेसी दिखाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लगा के उसको कलर्स को ब्लेंड्स किया है। ब्लेंड मतलब उसको जो उसके डार्क ब्रश के पैचेस थे उसको वाइट के साथ मिक्स करने की कोशिश की है। और अभी यहाँ पे जो हमारा पेड़ होता है उसमें थोड़ी सी पत्तियाँ बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। सो वो इफ़ेक्ट देने की मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी और पहले ही वॉश पे वो इफ़ेक्ट मैं देना चाह रहा हूँ ताकि बाद में वो पीछे की तरफ पेड़ पौधे नज़र आए। सो अभी ये सिर्फ एक इसका खाका बन रहा है, मतलब एक हल्का सा अभी आपको लगने लगेगा जैसे ये पेंटिंग अभी अधूरी सी है, और जाहिर है ये अधूरी ही है अभी। सो इसमें अभी हम सिर्फ पहला वॉश देंगे। पहले वॉश में आपको सिर्फ एक आइडिया आने लगेगा कि हम कहाँ हैं अभी और हमारी पेंटिंग कैसी चल रही है। सो मैं टिश्यू पेपर से अपने ये जो मेरा पैलेट है कलर का इसको भी साफ़ करता रहता हूँ। टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा, उसके बिना आपकी वाटर कलर्स में तो बहुत मुश्किल है उसको फिर संभालना। तो अपने जो ब्रश हैं वो मैं कैमरे में बार बार साफ़ नहीं दिखा पा रहा, बट मैं हमेशा अपने जो ब्रश हैं बार बार जब भी पानी में डुबोता हूँ टिप करता हूँ, सो उसको मैं
टिश्यू पेपर से ही उसको सोक करता हूँ। उसको कभी भी कपड़े से मत कीजिएगा, हमेशा टिश्यू पेपर का ही यूज़ कीजिएगा। अब ये मैं फिर से टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं मेरा जो स्काई ब्लू कलर मैंने आसमान के लिए दिया है उसको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ। वो वाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीछे पेपर वाइट है, सो आसमान में थोड़ा सा ब्लू भी रहता है। बीच में थोड़ी सी जगह बची है, ये देखिए। इसके ऊपर पीछे के बहुत धुंध से पेड़ हैं, तो वो ग्रीन नहीं दिख रहे हैं। आप तस्वीर को भी गौर से देखिएगा, जो मेरी रेफरेंस इमेज है उसमें भी पेड़ ग्रीन नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने उसको ग्रीन दिखाया भी नहीं है। क्योंकि मैंने बोला था आपको, जो हमारे दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा धुंधले जो होते हैं, वो उनका कलर्स जो हैं वो लाइट होते हैं, और उन पे ज़्यादा वर्क मत करिएगा जो बहुत फार के ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए, जब कभी भी हम कोई पेंटिंग्स बनाते हैं सो उसमें टारगेटेड आप पहले से ये सोच लीजिएगा कि मेरी पेंटिंग में जो व्यूअर्स हैं, जो देखेंगे उस पेंटिंग को, उनका फोकस किस पे जाना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करिए। सो उस फोकस पे सबसे ज़्यादा काम कीजिएगा। उसके कलर्स हमेशा डार्क रखिएगा, उसकी क्लैरिटी पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपने जो मेन ऑब्जेक्ट है पेंटिंग के अंदर, जिस पे आप व्यूअर्स का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस पे अगर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी जगह आपने किसी और चीज़ पे ध्यान देना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में ही बंदे के जब वो देखेगा उसको, सो वो उसका जो ध्यान है वो ऑब्जेक्ट से हट जाएगा और वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही मेरी पेंटिंग है, इसमें जो ये बूढ़ा आदमी है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स का जो फोकस है वो सबसे पहले इस शख्स के ऊपर आए। सो मुझे सबसे ज़्यादा जो वर्क करना है वो इस शख्स के ऊपर करना है। और अब मैंने जो मेरी वॉल है उसकी डार्क साइड्स शुरू कर दी, और एक मैं सेकंड वॉश दे रहा हूँ। और जहाँ पे अंधेरा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ती है, वो चीज़ ऑब्वियसली डार्क हो जाएगी। सो उसका ये सेकंड वॉश मैं दे रहा हूँ, जिसमें ये हमारा अंधेरा हमको दिखाई दे कि यहाँ पर अंधेरा है। तो जो पिलर है उस पर भी दिया, और ये बीच में जो कुछ ग्रिल सी लग रही है सीमेंट की, वो सीमेंट ग्रिल के लिए मैंने हल्के हल्के से डार्क कलर से उसको वॉश देना शुरू कर दिया है। सो इनके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ना ग्रिल्स पे ध्यान दूंगा, ना रोड पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, पेड़ों पे भी ध्यान थोड़ा कम दूंगा मेन ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली। सो इसको गौर से देखते रहिएगा। अब पेंटिंग जो है वो थोड़ी सूख रही है, जो वेट की थी हमने, सो कलर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डार्क होते चले जाएंगे। सो ये एक अब यहाँ पर ट्री पर मैंने डार्क ग्रीन से उसमें जहाँ जहाँ कहीं कहीं हमारा जो पेड़ होता है वो डार्क होता है, तो वो मैंने डार्क कलर से उसको किया। ये मेरा सेकंड वॉश चल रहा है इस पेड़ के ऊपर, ठीक है, इस ट्री के ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब मैं थोड़ा वाटर उस पर लगा के ब्रश पे मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। बीच बीच में मैं उसको टिश्यू पेपर से
उसका पेंट जो है उसको भी लिफ्ट कर रहा हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा पेंट लग चुका है। अब मैं इसकी जो ब्रांचेस हैं ट्री की, उन ब्रांचेस पर आता हूँ, उसका मैं पहला वॉश दूंगा। सो ब्राउन कलर से आप उसकी अब देखिए जो राइट साइड की वॉल है ये ड्राई होने लगी और इसमें जो मैंने पहले वॉश में डार्क कलर किया था वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो थोड़ा जैसे 3D इफेक्ट आ रहा है अभी। अब आपको लग रहा है कि हाँ पिलर्स यहाँ पर हैं, उसके ब्रिक्स से बने हुए पिलर्स हैं। और देखिए जो एंड में बिल्कुल जहाँ रोड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैं बिल्कुल भी क्लैरिटी देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं बहुत बारीकी से काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे व्यूअर का अट्रैक्शन चाहिए ही नहीं। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो वहाँ फोकस करे। सो अभी उसको बाद में मैं वहाँ से पेपर से कलर भी लिफ्ट करके उसको मैं वहाँ से ब्लर देने की कोशिश करूँगा। सो फिर अभी हम थोड़ा ट्री पे काम करते हैं, उसकी लीव्स पे काम करते हैं। सो हमको एक एक पत्ती बनाने मत बैठिएगा, हमको सिर्फ एक हल्का सा इफ़ेक्ट देना है पेड़ का। सो पेड़ कहीं कहीं से डार्क होता है और कहाँ से रोशनी पड़ती है और कहाँ नहीं पड़ती है, सो उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि लाइट का क्या रोल रहता है। लाइट का तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है पेंटिंग्स में। जहाँ पड़ती है वहाँ लाइट कलर्स शो करे जाते हैं और जहाँ नहीं पड़ती है वहाँ डार्क किए जाते हैं। सो उसके लिए एक अलग से स्पेशली ट्यूटोरियल्स बनाना पड़ेगा हमको। सो अभी मैं इस पेड़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसको अच्छे से देखते रहिएगा और मैं समझता हूँ कि इसमें आप ज़्यादा स्किप ना करें और इसको खूब गौर से देखिएगा कि किस तरीके से कलर्स जो हैं वो थोड़े से एक मामूली सा स्ट्रोक लगाने के बाद जब वो सूखता है सो वो कुछ और ही हो चुका होता है। तो
अभी हमें शुरू में लगता है कि ये हम ऐसे ना करें तो क्या होगा, और हम ऐसे स्ट्रोक्स ना लगाएं तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा। तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप, इसको अच्छे से आप इस पर फोकस करते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रोड है, मैं इस पे ये थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स मतलब पैचेस लगा रहा हूँ, ये देखिए। और ये जब ये ड्राई हो जाएगा सो उससे लगेगा कि जैसे इस रोड पे कुछ गंदगी सी पड़ी है। सो वो एक बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आएगा। आप देखिएगा जैसे सूख रहा है वो, तो लग रहा है कि वहाँ पे रोड पर पैदल चलने के जैसे निशान से दिखाई दे रहे हैं। सो अभी अब मैं इसके ट्री जो है मेरा, ये इसके ब्रांचेस पे काम कर रहा हूँ। सो इसका ये इसके लिए ब्रांचेस के लिए पहला वॉश है। उसके बाद मैं डार्क कलर से इस पर और वॉश दूंगा। अगर ज़्यादा कलर लग जाए, आपको लगे ज़्यादा मैंने कलर लगा दिया, तो उसको टिश्यू पेपर से हटा लीजिएगा। और ब्रांचेस जो हैं ट्री की, उनमें हमेशा याद रखिएगा, जहाँ से ब्रांच शुरू होती है वहाँ पे थिक होती है, आगे बढ़ते बढ़ते थिन होती चली जाती है। तो ये एक पेड़ की एनाटॉमी है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। और देखिए, जब भी कभी भी आप पेंटिंग करें तो उसको करने से पहले उसको अच्छे से एनालाइज करें, उसमें साइंस देख लें कि पेड़ जो होता है उसका नेचर क्या होता है। पेड़ कभी स्क्वायर नहीं होता, सर्किल नहीं होता, ओवल नहीं होता, ठीक है। आप क्रॉपिंग करके करते हैं तो वो एक अलग चीज़ रही, बट नेचुरली पेड़ रैंडमली जाता है, वो डिसाइड नहीं होता। आप यहाँ पे अब कोई ये नहीं कह सकता आपसे कि ब्रांचेस आपने यहाँ क्यों ब्रांच नहीं बनाई, वहाँ क्यों नहीं। वो एक नेचर है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में उसकी ब्रांचेस जाती हैं। बट ब्रांचेस बनाते टाइम ये देख लीजिएगा कि ब्रांचेस का नेचर क्या होता है। ब्रांचेस कभी भी 90 डिग्री से टर्न नहीं लेगी तो एक हो सकता है, रेयर एंड रेयर कोई ब्रांच 90 डिग्री पे टर्न ले ले। सो 90 डिग्री पे एकदम तो टर्न लेती नहीं है। सो उसका नेचर देखने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा नेचर को पहले एनालाइज कीजिएगा आप, फिर उसके बाद पेंटिंग बनाने की कोशिश करिएगा। सो पेंटिंग में ये चीज़ बहुत मैटर रखती है कि जो आर्टिस्ट है उसमें कॉमन सेंस कितना था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ या मेरी पेंटिंग्स में गलतियाँ नहीं होंगी या इस पेंटिंग में कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उन गलतियों को एनालाइज करें और उन ये अपनी रोज़मर्रा की जो डे टू डे लाइफ है आपकी, आप उसके अंदर सोचें कि कहाँ पे कैसी चीज़ होती है। बादल होता है तो कैसा होता है, उसको ऑब्ज़र्व करें। जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, बिलीव मी, आप बादल नहीं बना पाएंगे। सो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये जो वॉल के ऊपर ये जो आयरन के जो कुछ लाइक वायर्स के लिए ये स्टैंड लगाए जाते हैं, इसमें ये कुछ रॉड्स ही लगी है आयरन की। सो ये मैं अभी लगा रहा हूँ वाई शेप में। अब ये देखिए, पहली वाली जो है वो मैंने डार्क की है, सेकंड थोड़ी लाइट, थर्ड उससे भी ज़्यादा लाइट, एंड सो ऑन। मतलब पहले डार्क फिर लाइट पे जाता रहा, और लास्ट वाली को ऐसा शो किया कि दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो भी ठीक है। मतलब एक हल्का सा आइडिया सा। अब ये देखिए, अब जो मेरा सेंटर फोकस है, क्योंकि मुझे व्यूअर को नहीं दिखाना है कि रोड पे आगे क्या है, मुझे ब्लर दिखाना है, धुंध दिखानी है, कोहरा दिखाना है। सो मैंने उस पर आप वाटर से, ब्रश से हेल्प से वाटर पेपर पे लगा के और टिश्यू पेपर से पेपर से लिफ्ट कीजिएगा कलर्स को, और वहाँ पर ब्लर दिखाने की कोशिश करें। मतलब एक धुंध है, एक कोहरा सा है,
ये देखिए, फिर से मैं एक और वॉश लेता हूँ इसके ऊपर, और मैं यहाँ से इसको फिर यहाँ से कलर्स हटाऊँगा ताकि ध्यान ना जाए उसका, और वहाँ से रोड की क्लैरिटी ख़त्म हो जाए कि ये रोड जा किस डायरेक्शन में रहा है। अब इस पेंटिंग के ऊपर सूखने के बाद उस पे मैंने अपना जो बूढ़ा आदमी मेरे को बनाना था वो मैंने बना लिया है, और अपने जो मेरे के पहले कलर्स हैं उसको मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ़ कर दिया। क्योंकि पेंटिंग सूख चुकी है, सो सिर्फ जो ये जो ओल्ड मैन है इसको ही आप पानी से ब्रश की हेल्प से गीला करें, उसको वेट करें। पूरी पेंटिंग को आप ना करें, सिर्फ इसको गीला करें। लेकिन याद रखिएगा, पेंटिंग आपकी पहले वाली जो लेयर्स हैं, जो पहली वाली पेंटिंग है वो सूख चुकी होनी चाहिए। सो इसको अच्छे से लाइंस के अंदर अंदर ही उसको गीला करें, बाहर लाइंस के ना जाएं। एक जो मैं साइड में हमेशा रफ पेपर रखता हूँ, सेम पेपर जो बना रहा हूँ सेम जीएसएम का पेपर मैं हमेशा रखता हूँ, ताकि आप उसके ऊपर ट्राई करें, आप उसके ऊपर मिक्सिंग कर पाएँ कलर्स की,
और उनका रिजल्ट्स देख पाएँ। अभी जो इसका लोअर है उसको मैं कलर दे रहा हूँ, और इसी से मिलता ही जुलता हम इसका जो कोट है, ब्लेज़र है इसका, उसको कलर देंगे, यानी वो इसका कॉम्पोजिट कलर होगा। सो अभी मैंने इस पे ये पहली लेयर की है, और जो इसका लोअर है उसी से ही मैच करता हुआ मैं इसके कैप का कलर दे रहा हूँ। सो कैप को थोड़ा सा मैंने अभी ये इसका कलर दिया, और जो मेरे को अगर ज़्यादा लगा सो मैंने वो टिश्यू पेपर से पिक कर लिया कलर। इसी तरीके से अब हम इसका जो ब्लेज़र है उस पर वर्क करेंगे, पहली लेयर जब तक हमारी वो ड्राई हो जाए। और इस पर अब हम अपना पहला वॉश दे देते हैं। याद रखिएगा, इसको तब ड्रॉ कीजिएगा, तब पेंट कीजिएगा जब आपकी फर्स्ट लेयर जो है वो सूख चुकी हो। अब मैं इस पे सेकंड लेयर पे वर्क कर रहा हूँ। इसके लोअर जो है उस पर सेकंड लेयर पर वर्क कर रहा हूँ, और सेम कलर को ही मैं सिर्फ साइड से टचिंग दे रहा हूँ और उसी को ही ब्लेंड कर रहा हूँ। सो उससे होगा क्या कि ये ड्राई होने के बाद आपको कहीं से डार्क और कहीं से लाइट नज़र आएगा। सो जो कि हमारे असल में जो कपड़े होते हैं उनमें सिल्वट होती है, वो श्रिंक करते हैं। सो आपको ये दिमाग में रखना है कभी भी कपड़ा बनाते वक्त कि कपड़ा कभी भी एक सा नहीं होता, वो सिंगल कलर में कभी भी नहीं होता, उसमें हमेशा कलर्स में वेरिएशन रहता है, कहीं से वो डार्क होता है, कहीं से वो लाइट होता है। सो कपड़े का वो नेचर दिमाग में रखते हुए आप पेंट करें। और उसकी जो सिलवटें हैं, जो कपड़ा श्रिंक करता है वो रेंडमली करता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं से करेगा कहीं से नहीं करेगा, बट वो जो हमारी, जैसे अभी मैंने इसमें नी के पास मैंने एक ये श्रिंक दिया है, इसको सिकोड़ा है, वो याद रखिएगा कि वो हमेशा ज़्यादातर वहीं से कपड़ा जो है वो सिलवट लेता है, क्योंकि वहीं से पाँव बंदे का मुड़ेगा। इसी तरीके से अब हम इसके ब्लेज़र पर आते हैं। ब्लेज़र में जो सिलवटें आती हैं वो उसकी कमर के पास और जो उसके हाथ होते हैं उसकी तरफ ज़्यादा सिलवटें आएंगी। सो कोट में भी आप उसके कहीं से भारी कहीं से हल्का शेड देते हुए चलिएगा। सेम कलर को ही थोड़ा सा डार्क करके वेट ऑन वेट पे काम करना है। ये वेट ऑन वेट, ड्राई ऑन वेट, ये सारी इसकी वाटर कलर्स की टेक्निक्स होती हैं, जिसको हम स्पेशली अलग से समझाया जा सकता है। सो एक ट्यूटोरियल्स के अंदर तो सारी चीज़ें हम ऐसे नहीं उसमें इंक्लूड कर सकते। अब मैं इसके फुट पर काम कर रहा हूँ। तो इसके जो शू हैं, उन शू में देखिए जो इसका ये सोल है वो पूरा मैंने डार्क किया है। याद रखिएगा, मैंने सिर्फ उसको डार्क किया है, मैंने ब्लू के साथ ब्लैक मिक्स किया है, मैंने प्योर ब्लैक यूज़ नहीं किया है। प्योर ब्लैक कलर पेंटिंग में 99% इस्तेमाल नहीं होता, और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी रियल लाइफ में भी हमको प्योर ब्लैक देखने को नहीं मिलता। हम जिसको ब्लैक समझते हैं वो एक्चुअल में हमारे रियल लाइफ में भी वो ब्लैक नहीं होता। वो ब्लैक के साथ किसी चीज़ का एक टिंट होता है उसके अंदर, या तो वो ब्लू ब्लैक टिंट होगा या वो ब्राउन के साथ होगा, लेकिन प्योर ब्लैक हमारी रियल लाइफ में फिजिबल नहीं होता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक आर्टिस्ट को ये पता होना चाहिए कि पेंटिंग के अंदर हमको ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है। अगर आप मॉडर्न आर्ट बना रहे हैं
और आप एक एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं सो एक अलग बात है, या कोई और आप पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन बट जनरली हम प्योर ब्लैक यूज़ नहीं करते। सो अब ये इसके ब्लेज़र पर लगभग काम पूरा हो चुका है और अभी मैं इस पे थर्ड लेयर एक बार और काम करूँगा। और अभी आप ये देखिए, मैं जितना रफली और पेंटिंग में जो साइड की है उस पे मैं वर्क कर रहा था, उससे ज़्यादा मैं कंसंट्रेशन और फोकस अब मैं इस पे कर रहा हूँ, और इस पे बहुत आराम से और बहुत ही बारीक ब्रश से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे माइन्यूट डिटेल्स, आप देखिए, मैं इस ये जो ओल्ड मैन है मैं इस पर दे रहा हूँ, जो कि बाकी पे मैंने नहीं दी थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर है जो इसको पहली बार देखे उसका सारा फोकस इसके ऊपर आए, ना कि दीगर चीज़ों पे जाए। तो जो बाद की चीज़ें हैं वो बाद में दिखाई देनी चाहिए। सो एक पेंटर की जिम्मेदारी होती है कि वो देखने वाले पे कंट्रोल करे कि वो पहले क्या देखे और बाद में क्या देखे। तो वो कंट्रोल इसी तरीके से कर सकता है जब उसको ये ट्रिक्स पता होंगी कि मुझको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। जिस तरीके से एक फ़ोटोग्राफ़र करता है, जिस पे फोकस नहीं करना होता वो उसको ब्लर कर देता है। सो अभी इसके जो बाल हैं, ये मैंने पहले एक वाइट लेयर इस पे लगाई, अब उसके बाद मैं इस पर ब्लैक से इसके बालों को थोड़ा सा कहीं कहीं काले काले बाल दिखाएंगे। अभी इसकी स्टिक जो है इस पर मैंने एक लेयर लगाई है जो कि मैंने प्योर वाइट से लगाई है, बट अभी थोड़ी देर में ये सोक करके थोड़ा लाइट हो जाएगा, क्योंकि पेपर है वो उसको सोक करेगा। सो वाइट कलर जो है वो लाइट हो जाएगा, बाकी कलर्स डार्क होना शुरू हो जाते हैं। सो अभी इसके शूज़ पर भी हम काम कर रहे हैं, और अभी ये जो वाइट मैं इसकी लोअर पे लगा रहा हूँ, इसकी पैंट पर मैंने अभी ये थोड़ा सा वाइट लगाया। अभी इसकी स्टिक पे भी एक बार और मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। जो इसकी जो लोअर पे मैंने वाइट कलर लगाया उसका मकसद ये होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन कहीं से आ रहा होगा। ये ऑब्वियस है कि अगर कोई हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है सो कहीं ना कहीं से लाइट भी आ रही है। सो लाइट जहाँ से आती है वो जगह लाइट हो जाती है, और जहाँ नहीं आती है वो डार्क हो जाती है। सो जहाँ लाइट पड़ती है पहले उसको हम थोड़ा वाइट करने की कोशिश करते हैं। सो अब देखिए, इसके शोल्डर्स पे मैं वाइट कर रहा हूँ। सो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइट जो है वो ऊपर से आ रही है, जो कि पहले इसके शोल्डर पे पड़ रही है, फिर कहीं कहीं इसके लोअर पे पड़ रही है। अब इसके हाथों पे भी मैं थोड़ा सा वाइट कलर दे रहा हूँ, इसके कैप पर भी थोड़ा सा मैं वाइट कलर दूंगा। सो इससे ये महसूस होगा कि रोशनी जो है वो ऊपर से इसके कंधों पर आ रही है। अब ये चीज़ जो है ये आपको वैसे आपने शायद कभी नोटिस नहीं की होंगी, बट ये अनकॉन्शियसली होती हैं, जो अगर ये पेंटिंग में आप नहीं करेंगे, जो वाइट मैंने कलर किया है अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पेंटिंग आपकी बेकार हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली देखने वाला को महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और वो क्या कमी है वो खुद भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको खुद भी ये लॉजिक नहीं पता होगा। तो ये लॉजिक्स का कमी निकालने वाला जो है उसको खुद भी पता होना चाहिए कि क्या कमी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके ब्लेज़र को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, जो ब्लेज़र और उसके पैंट में जो गैप है तो वो उसको डार्क कर रहा हूँ, ताकि ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है। अब इसके कॉलर्स पे थोड़ा सा काम करते हैं। ये इसका कॉलर पे काम हो गया ब्लेज़र के। सेम इसी के अब हम बालों पर भी काम करेंगे। और जो इसकी स्टिक है, ये देखिए, मैं पूरी जो मैंने वाइट की थी उसको पूरे तरीके से डार्क नहीं करूँगा, उसको कहीं कहीं से डार्क करूँगा, ताकि एक प्यारा सा उस पे इफ़ेक्ट आएगा। अगर उसकी साइड से उसको एज से हम उसको डार्क करते हुए ले जाएंगे।
अब ये जो ओल्ड मैन है इसका मैं शेडो बना रहा हूँ। शेडो जो है वो हमेशा हम ग्रे स्केल में यूज़ करते हैं। कभी भी ब्लैक से शेडो मत बनाइएगा, क्योंकि शेडो एकदम ब्लैक नहीं होती है, वो ग्रे टिंट में होगी या डार्क वायलेट में होगी या ब्लू में कर सकते हैं। अब ये स्टिक के लिए अलग से शेडो बना रहा हूँ और उसके लिए अलग से शेडो बना रहा हूँ। अच्छा, ये शेडो जो है ये दो तरीके की होती हैं, एक सॉफ्ट शेडो होती है और एक हार्ड शेडो होती है। सो सॉफ्ट जो होती है वो तब होती है जब लाइट जो है उसका फोकस बहुत तेज़ नहीं होता है, तो सॉफ्ट शेडो बनती है जो कि शाम के वक्त और सुबह के वक्त बनती है। और जब धूप होती है, दोपहर होती है, सो उस टाइम पे हार्ड शेडो बनती है। सो सॉफ्ट शेडो और हार्ड शेडो जो है वो मैं अलग से आपको उसमें समझाऊंगा। बट अभी ये समझ लीजिए कि इसके पाँव के पास और इसकी स्टिक जो ग्राउंड पे है उसके पास एक शेडो बननी चाहिए। शेडो में भी आप देखिए मैंने एक बार में शेडो नहीं बनाई है, मैं 2-3 लेयर्स में शेडो बना रहा हूँ। और अब आखिर में मेरा फेवरेट काम यानी सिग्नेचर। सो ये पेंटिंग एंड हुई। जब एक पेंटर सिग्नेचर करता है इट मीन्स कि पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। सो उम्मीद करता हूँ आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अब हम अगले ट्यूटोरियल में एक नई पेंटिंग के साथ, एक नए ख्याल के साथ, एक नई नॉलेज के साथ, एक नए इल्म के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।